हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज यू ऑलरेडी नो, कल हम थर्मोडायनामिक्स को वाइंड अप कर चुके हैं एंड उसके क्वेश्चंस को भी हमने खत्म कर लिया था। एंड टुडे वी गोना स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। दिस इज द सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ द प्लस वन टॉपिक ऑफ द प्लस वन क्लास, सॉरी। इस टॉपिक में इसके बाद आपका सिर्फ एसएचएम पेज बच रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली विद इन 5 एंड 6 नेक्स्ट 6 डेज आपका इस प्लस वन जो होगी पूरी वाइंड अप हो जाएगी, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम शुरू करने वाले हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को शुरू करने से पहले, एज वी ऑलवेज डू, लेट्स जस्ट गो थ्रू द सिलेबस पे देखते हैं कि सिलेबस में क्या चीजें गिवन है। देखिए, आपको जो सिलेबस में कवर करना है वो आपको कवर करना है इक्वेशन ऑफ अ स्टेट ऑफ अ परफेक्ट गैस, वर्क डन ऑन कंप्रेसिंग अ गैस। ये टॉपिक हम कर चुके हैं इन थर्मोडायनामिक्स, सो वी आर नॉट गोना टच दिस टॉपिक। देन वी हैव द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस विद द assumptions, its concept of pressure, kinetic rotation of temperature, RMS speed of the gas molecules, degrees of freedom, law of equipartition of energy and the application of specific heat capacities of the gas, meaningful path and Avogadro's number। ये आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है। सो इस टॉपिक्स को देखने के बाद हम अब क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली इस चैप्टर पर जंप करते हैं, सो दैट वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है। चलिए अब हम पहले इसको शुरू करते हैं, ठीक है। पहली बात आपको समझनी पड़ेगी, काइनेटिक थ्योरी हम गैसेस को स्टडी करें तो बेसिकली वी आर गोना डील विद गैसेस, ओके। सो अब कोई भी गैस होती है वो किसी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि कोई भी गैस है वो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। तो हर गैस का अपना प्रेशर, अपना वॉल्यूम, अपना टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जो आपकी पिक्चर में वो तब आती है, आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपकी पिक्चर में आती है, वो कब आएगी पिक्चर में, जब आप प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को लिंक करोगे, ठीक है। तो इससे आपको ये समझ आता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो होती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो होती है, आपको ये समझ में आता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है आपके तीन वेरिएबल्स, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को रिलेट करता है, ठीक है। इन तीनों को रिलेट करेगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि हर गैस का अपना प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर होता है। तो आप क्वेश्चन आपके पास ये उठता है कि उस गैस के पास प्रेशर क्यों होता है, उस गैस के पास वॉल्यूम क्यों आता है, एंड उस गैस का टेम्परेचर क्या होता है। वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को समझते हैं। पहले बहुत ब्रीफ में समझेंगे, एक लाइन में समझेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, पहली बात है, कोई भी गैस है उस गैस का जो वॉल्यूम है वो किस वजह से होगा, उस गैस का वॉल्यूम होगा, वो उस गैस का जो वॉल्यूम आता है वो इस वजह से आता है कि उस गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल के पास फ्रीडम होती है कि वो स्प्रेड कर जाए थ्रू आउट द कंटेनर। जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा उतना ही उस गैस का वॉल्यूम होगा उस कंटेनर के अंदर। अगर मैं कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दूं तो मेरे कंटेनर जो गैस का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उसको फ्री स्पेस मिल जाती है मूवमेंट करने के लिए। तो आई होप आपको समझ आया कि वॉल्यूम किस वजह से होता है। वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो किसी भी गैस में होता है वो होता है ड्यू टू द फ्रीडम ऑफ एटम्स टू स्प्रेड। इस वजह से उसमें वॉल्यूम जनरेट होता है। उसके बाद आता है प्रेशर। प्रेशर क्यों जनरेट करती है गैस? गैस में जो प्रेशर आता है वो रिजल्ट होता है कोलिजन्स का। किसके साथ? प्रेशर जो होता है वो रिजल्ट होता है कोलिजन्स का, रिजल्ट होता है। कोलिजन्स होते किसके साथ है? वो रिजल्ट होता है कोलिजन्स का, कोलिजन ऑफ एटम्स विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, विद वॉल्स ऑफ कंटेनर। इस वजह से किसी भी गैस का प्रेशर जो होता है वो जनरेट होता है। एंड फाइनली अगर हम स्टडी करें टेम्परेचर, किसी भी गैस का टेम्परेचर किसके साथ एसोसिएटेड है, तो याद रखिएगा किसी भी गैस का टेम्परेचर जो है वो एसोसिएटेड होता है विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स। ये एसोसिएटेड होता है विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स। देखिए अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में वो आपसे डायरेक्टली पूछेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज एसोसिएटेड विद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी या ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर होगा सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स। गैसेस का टेम्परेचर जो है किसके साथ एसोसिएटेड है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, यह डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यार किसी को नहीं आता होगा वहां पे। दूसरा पूछा जा सकता है कि कोलिजन में जो होते हैं उसका प्रेशर जो जनरेट होता है किस वजह से जनरेट होता है? ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द एटम्स या एटम्स एंड वॉल्स के साथ। तो आपका आंसर होगा वो ऑफ द एटम्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है। तीसरा आ सकता है वही वॉल्यूम। वॉल्यूम किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ द एटम्स टू स्प्रेड। ये आपका तीसरा क्वेश्चन आपसे यहां से तैयार हो गया, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे, देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था वो आपका मॉलिक्यूलर थ्योरी थी। ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई हैं केमिस्ट्री में, सो वी आर नॉट गोना टच दैट। हम बहुत से सिलेक्टेड से टॉपिक्स को टच करेंगे जो आपने केमिस्ट्री में तो पढ़े होंगे। थोड़े से टॉपिक्स जो पढ़े हैं वो मैक्सिमम टॉपिक्स को मैं टच नहीं करूंगा क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। और जो मुझे लगता है जो आपने केमिस्ट्री में पढ़े हैं बट स्टिल मुझे पढ़ाने की जरूरत है, मैं सिर्फ उन पे फोकस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है आइडियल गैस। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करने वाले हैं वो क्या है? आपका आइडियल गैस, ठीक है। तो देखिए अब हम आइडियल गैस की बात करने वाले हैं।
तो आपको समझना पड़ेगा कि आइडियल गैस क्या है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आइडियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो गैस लॉज को बहुत स्ट्रिक्टली ओबे करती हैं, यानी कि गैसेस which obey the gas laws। अब आपके पास गैस लॉज कौन कौन से हैं, ये बात भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर इसके बेसिस पे क्वेश्चन है। तो गैस लॉज कौन कौन से होते हैं, एक आपके पास होता है बॉयल्स लॉ, सिमिलरली चार्ल्स लॉ, फिर केलू-सैक्स लॉ, एटसेट्रा। कुछ और भी लॉज होते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पर प्रॉब्लम तो ये है कि आपने ये बोला कि वो गैसेस जो गैस लॉज को स्ट्रिक्टली ओबे करती हैं उनको हम आइडियल गैस कहते हैं, बट देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ क्राइटेरिया, ठीक है। देयर मस्ट बी सम नॉट क्राइटेरिया बट देयर मस्ट बी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल गैस। क्या आप बोल सकते हैं कि अगर गैस कुछ ऐसा बिहेव कर रही है, अगर कोई रैंडम गैस आपको गिवन है और बोले कि इस गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, तो हम बता सकें कि आइडियल गैस है कि नहीं है। सो अब आपके पास क्वेश्चन उठता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल गैसेस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। यही देखिए, यही कॉन्सेप्ट आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। आपको ये बात रियलाइज करनी पड़ेगी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए नहीं है, यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। बिकॉज लेट्स जस्ट से कि आपको एक गैस दी है, उसको बोल दे परफेक्ट गैस है। अगर परफेक्ट गैस बोल दी तो जो गैस जो आइडियल गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी वो फॉलो करेगा। समझ के अब देखिए किस तरह से हम बात करते हैं, फिर इसका आपको बताता हूँ। तो देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स का ये है कि the size of the molecule of an ideal gas is zero. Size of molecules of an ideal gas is zero. That is, समझना पड़ेगा इस बात का मतलब क्या है कि गैस ऑफ द मॉलिक्यूल, द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज जीरो। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि ईच मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज अ पॉइंट मास। Each molecule of an ideal gas is a point mass। क्या है, point mass with zero dimensions। Zero, sorry, zero, the word zero is wrong, is an ideal gas with no dimensions। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी। यहाँ से क्या है कि वो सारे के सारे पॉइंट मासेस हैं विद नो डायमेंशंस। ये आपका पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर हुआ, ये उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये होती है कि द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स इज जीरो। दैट इज द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन amongst the molecule of an ideal gas are zero। दैट मीन्स उनके बीच में कोई फोर्सेस एक्ट नहीं करते। अब देखिए इस बात का सिग्निफिकेंस देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, लास्ट थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हमने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स, किस वजह से होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो वहां पे हमने इसको बहुत डिटेल में स्टडी किया था कि अगर आपको बोल दे परफेक्ट गैस है, तो आपको एक मैं ब्रीफ रिकैप दे देता हूँ। तो हमने पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है U इज इक्वल टू UK प्लस UP की फॉर्म में। अगर क्वेश्चन में आपको बोल दे परफेक्ट गैस, तो मुझे पता है परफेक्ट गैस होती है आइडियल गैस। आइडियल गैस उसने अगर बोल दिया, दैट मींस वहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, जीरो। F की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर F जीरो है, इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि उस मॉलिक्यूल में वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा फॉर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर ये कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, इस बात का मतलब होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, दिस इंप्लाइज फॉर परफेक्ट गैस, दिस इंप्लाइज फॉर परफेक्ट गैस टोटल इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसकी टोटल टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये बातें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाती है,
इसके बाद आपके पास एक चीज आती है, देखो अब आपको एक बात का रियलाइजेशन होना चाहिए कि परफेक्शन नेचर में बहुत एग्जिस्ट नहीं करती। पहली बात एग्जिस्ट नहीं करती परफेक्शन, ठीक है। अब आपको ये बात समझना पड़ेगा, इसी वजह से क्या होता है कि नो रियल गैस इज परफेक्ट। नो रियल गैस इज परफेक्ट, कोई भी रियल गैस परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। बट कोई एक कंडीशन है जिसमें रियल गैस जो होती है आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, और वो कंडीशन क्या है, बट एट, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, एट लो प्रेशर्स एंड हाई टेम्परेचर्स the real gas behaves as ideal gas। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। एट लो प्रेशर्स एंड हाई टेम्परेचर्स, ये आपका PYQ है, ये आपका PYQ है। क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम स्टडी करने वाले बिहेवियर ऑफ गैसेस को हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब मुझे पता है, हमें पता है कि क्या होता है कि आइडियल गैस इक्वेशन होती है। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या करती है, आइडियल वो क्या करती है, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को रिलेट करती है। उस रिलेशन के बेसिस पे अगर हम उनको रिलेट करें तो हमारे पास क्या होता है, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर्स, जब उसका बिहेवियर आइडियल होता है किसी रियल गैस का, तब आपके पास एक रिलेशन निकल के आता है, PV इज इक्वल टू KT। PV इज इक्वल टू KT निकल के आता है। यहाँ पे K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। K क्या है, अपने आप में कॉन्स्टेंट है। अब आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो K होता है ये आपका किसके बराबर होता है, ये जो K होता है ये आपका बराबर होता है एवोगैड्रोस नंबर इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये जो KB है, इसमें जो ये KB है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, KB की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर निकल के आती है, वो होती है 1.38 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -23 जूल्स पर केल्विन। मेक श्योर यू नो दिस वैल्यूज, ओके। पेपर में ये वैल्यूज यूज हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जो आपका रिलेशन निकल के आ रहा है, PV इज इक्वल टू NKB इंटू T, NKB इंटू T। और आगे जाके हम पढ़ेंगे कि NKB R के बराबर होता है, तो आपके पास वो आइडियल गैस इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब देखिए इस चीज का सिग्निफिकेंस देखिएगा, इस चीज से आप क्या चीज निकालते हैं। देखिए इस चीज से आप क्या करेंगे, आप क्या कीजिए, आप KB को एक तरफ रखिए, बाकी क्वांटिटीज को दूसरी तरफ ले जाइए। इससे क्या होगा, आपके पास निकल के आएगा PV ओवर NT इज इक्वल टू KB। अब KB अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है। दिस इंप्लाइज P1V1 ओवर N1T1 इज इक्वल टू P2V2 ओवर N2T2। यहाँ पे जो आपका N है, मैं आपको ये भी लिख देता हूँ, N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो, ये सारी वैल्यूज किसके बराबर है, KB के बराबर है। अब इस चीज से क्या मतलब हुआ, इस चीज का मतलब क्या हुआ, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां से आपके पास एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस निकल के आती है। ये रिजल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्टली पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स डेमोन्स्ट्रेट्स द एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। तो वो कौन सा रिजल्ट है, वो ये रिजल्ट है जो आपके एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस को प्रूव करता है। और क्या कहती है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, क्या कहती है, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस जो है, एक मिनट लिख देते हैं, आई होप आपने ये केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, ठीक है। अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके काम ही आएगी, ठीक है। ये आपका केमिस्ट्री में भी हेल्पफुल होगा और यहाँ पे भी हेल्पफुल होगा। देखिए एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस ये कहती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इसको समझिएगा कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑल गैसेस, जितने भी गैसेस हैं सबका, ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस, अंडर सिमिलर या आप बोल सकते हो आइडेंटिकल कंडीशंस, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, would contain equal number of molecules, would contain equal
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये है आपकी एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। अब देखिए कैसे प्रूव होती है, देखिए आप इसी रिलेशन से प्रूव करेंगे। देखिए हमें पता है कि P1 V1 ओवर N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर N2 T2 इज इक्वल टू Kb होता है। ठीक है, अज्यूम करते हैं आपने एक कंटेनर लिया जिसमें आपने गैस A को रखा, ठीक है, और आपने इस तरह से लिया कि कंटेनर्स का वॉल्यूम बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो आएगा पहला PA ओवर NA TA ये होगा, ये किसके बराबर है, केबी के बराबर है। सेकंड कंटेनर लिया जिसका वॉल्यूम फर्स्ट के बराबर था, तो आपका जो होगा पीबी वीबी ओवर एनए एनबी टीबी, ये भी किसके बराबर होगा, केबी के बराबर। अब देखिए मैंने ये कहा कि वॉल्यूम वीए, मेरी कंडीशन क्या है, एज वीए इज इक्वल टू वीबी इज इक्वल टू वी, ये चीज है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास जो रिलेशन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है पी ए वी ओवर एन ए टी ए एंड पी बी वी ओवर एन बी टी बी, ये रिलेशन निकल के आ रहा है। मैंने कहा इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस लिया, देखिए मैंने इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस ले लिया, तो अगर मैंने क्या होगा अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, अगर सिमिलर कंडीशन आइडेंटिकल कंडीशंस होंगी, और मैंने क्या किया उसका पी बी भी पी ए के बराबर ले लिया एंड टी भी मैंने टी ए के बराबर ले लिया, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, मेरे पास इक्वेशन निकल के आएगी पी वी ओवर एन ए टी इज इक्वल टू पी वी ओवर एन बी इंटू टी। अब मुझे ये पता है, अब आपको इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा, अब ये बात आपको पता है कि ये दोनों वैल्यूज जो है आपस में इक्वल होंगी और किसके बराबर होंगी, के बी के बराबर। मगर ये वैल्यूज तभी बराबर होंगी व्हेन एन ए बराबर होगा एन बी के विच विल बी इक्वल टू एन। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर सिमिलर कंडीशंस इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस ऑक्यूपाई सेम नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तभी तो एन ए इज इक्वल टू एन बी आया। आपका प्रूव होगा, ये है आपकी एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है, इसी के बेसिस पे आप उसकी जो है आप आइडियल गैस इक्वेशन लिख सकते हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसी के बेसिस पे आप क्या लिख सकते हो, आइडियल गैस इक्वेशन लिख सकते हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू म्यू आरटी, आप म्यू ले लीजिए, आप एन ले लीजिए, दैट डजंट मैटर। और आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है म्यू क्या है, आपके नंबर ऑफ मोल्स। एंड आई होप आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते होंगे, आपने केमिस्ट्री में सीखा होगा। एंड सेकेंडली आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आर, कैपिटल आर इज इक्वल टू एन ए के बी, जहां पे एन ए क्या है आपका एवोगैड्रोस नंबर है, ये क्या है आपका एवोगैड्रोस नंबर है, एंड के बी क्या है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, अब आइए, अब हम इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर निकालते हैं। अब हमें अब वो है गैस कांस्टेंट। अब आपको यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात पता लगेगी, आई होप आपको पता हो, कि आपको टीचर्स ने बताई हो, और आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट बोलते हैं। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.31 जूल्स पर मोल पर केल्विन। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सबको पता है। और अगर मुझे आर को इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज लिखना है, तो आर की वैल्यू कैलोरीज की फॉर्म में होती है 1.98 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, यह सबको पता है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। लेट अस सपोज कि मैं निकालता हूं आर ओवर एम, गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल। अगर मैं निकालता हूँ, क्या मैं निकाल रहा हूँ, ये मैं निकाल रहा हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर के बराबर, और ये क्या है आपका गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस। ये क्या है आपका गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस, फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस। अब देखिए आपकी इक्वेशन अब कैसे चेंज होगी। आर की वैल्यू तो यूनिवर्सली कांस्टेंट है अगर आप पर मोल पर केल्विन निकाल रहे हो, बट वहीं पे अगर मैं 1 ग्राम ऑफ गैस के लिए निकाल रहा हूं, फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस के लिए निकाल रहे हैं, तब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एज कैपिटल एम इज डिफरेंट
फॉर डिफरेंट गैसेस, एम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है, एम यहाँ पे क्या है मॉलिक्यूलर मास है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। यहाँ पे ये जो एम है ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर मास है। एंड एज एम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, एम की वैल्यू डिफरेंट है फॉर डिफरेंट गैसेस, दिस इंप्लाइज, ये कैपिटल में लिखना सही रहेगा, दिस इंप्लाइज गैस कांस्टेंट फॉर 1 gram of gas, for 1 gram of gas, that is small r, is different for different gases, is different for different gases। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस के लिए, ठीक है। गैस कांस्टेंट फॉर डिफरेंट गैसेस इज फॉर 1 ग्राम, गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पेपर में ऑप्शन आ जाए स्मॉल आर इज सेम फॉर ऑल गैसेस, सेम फॉर डिफरेंट गैसेस, तो यहाँ देखिए आंसर होगा सेम फॉर डिफरेंट गैसेस, सॉरी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, ओके। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब चलिए हम बहुत क्विकली थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, गैस लॉस करेंगे, ठीक है। बट गैस लॉस को हम डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री का भी पार्ट है। आई होप आपने किया होगा, अगर नहीं किया है मेक श्योर आप मुझे बताइएगा, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस मैंने नीट का देखा नहीं है, सो आई हैव नो आइडिया कि ये सिलेबस में है कि नहीं है। नहीं है और आपने नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं एक वीडियो बना के, एक छोटा सा वीडियो होगा 10-15 मिनट का, उसमें आपको सारे गैस लॉस बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि गैस लॉस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। अब देखिए हमें पता है, हमें एक इक्वेशन हमने डिराइव कर ली, हमें एक चीज का एहसास हो गया कि अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर इनटू टी होता है, ये बात हमें पता लग गई। इस इक्वेशन से हमें एक बात और पता लग रही है कि पीवी ओवर म्यू आर, सॉरी पीवी ओवर म्यू टी इज इक्वल टू आर के बराबर है। यही चीज हमारे पास पहले भी आई थी। आई होप ये बात क्लियर होगी। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैं क्या करूं, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैं क्या करूं कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, अब इसको बहुत ध्यान से सीखिएगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, ग्राफ खराब हो गया, 1 मिनट, कलर्स डिफरेंट लेने चाहिए। अब देखिए इस बात का मतलब क्या है कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं किसके बीच में, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं आपका पीवी ओवर म्यू टी जो कि इधर को है वर्सेस पी जो कि इधर को है, तो आपको क्या मिलनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। हमें क्या मिलना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए पैरेलल टू पी एक्सिस, ठीक है। बट एक्चुअली में होता क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग, बट होता क्या है कि अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए कर्व प्लॉट करूं, इफ आई स्टार्ट प्लॉटिंग कर्व्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स, सो व्हाट वी गेट, व्हाट काइंड ऑफ कर्व वी गेट, हमें कुछ इस तरह का कर्व हमें देखने को मिलता है, हमें कुछ इस तरह का कर्व देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए कैसा हो जाएगा कर्व, ये थोड़ा कर्व सही नहीं बना, जस्ट अ मिनट, हमें कुछ इस तरह का कर्व देखने को मिलेगा। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी, ठीक है। ये है फॉर टेम्परेचर T1, ये है फॉर टेम्परेचर T2 और ये है फॉर टेम्परेचर T3, एंड दिस येलो लाइन, ये जो येलो लाइन है ये आपको शो कर रही है फॉर एन आइडियल गैस क्या होना चाहिए था। बट क्योंकि नेचर में आइडियल गैस एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपका बिहेवियर इस तरह से होता है। और आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके पास होगा T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इस कर्व में वो पॉइंट प्रूव हो रहा है कि सारी की सारी गैसेस जो हैं, रियल गैसेस जो हैं, वो आइडियल गैस बिहेवियर को अप्रोच करती है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ प्रेशर कम है,
मगर टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर आपका प्रेशर कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आप इस पैरेलल लाइन के बहुत क्लोज हैं। तो इसलिए आपको ये पता लगता है, दिस इम्प्लाइज ऑल रियल गैसेस ऑल इज अ रॉन्ग वर्ड, आप यहाँ पे सबके लिए नहीं बोल सकते। रियल गैसेस अप्रोच ideal behavior at low pressures and high temperatures। अब आपके पास क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्या होता है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे कि रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर देती है। ये है आपका असर्शन, आपको समझना पड़ेगा, ये आपका बन रहा है असर्शन। ठीक है, इसका रीजन क्या होगा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एट लो प्रेशर्स एंड हाई टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट। बिकॉज एट low pressures and high temperatures the molecules are far apart, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। therefore this implies, इसके से होता क्या है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस जो होती हैं बहुत नेग्लिजिबल हो जाती हैं। मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस आर कैसी हो जाती है, नेग्लिजिबल। इस वजह से क्या होता है, दिस इंप्लाइज रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस। ठीक है, तो ये आपका असर्शन एंड रीजन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब चलिए, अब हम यहाँ से बॉयल्स लॉ वगैरह को देखते हैं किस तरह से हम बहुत शॉर्ट में उस चीजों को कवर करेंगे। देखिए, अब आपको समझना पड़ेगा, अब आपके पास इक्वेशन क्या थी, आपके पास इक्वेशन थी कि पीवी ओवर म्यू टी इज इक्वल टू आर। अब आप क्या कीजिए, एज्यूमिंग, अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स तो अपने कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब लेट अस एज्यूम, ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, इफ म्यू एंड टी आर कांस्टेंट, अगर आपके म्यू एंड टी जो है कांस्टेंट है तब क्या होगा, अगर आपके म्यू एंड टी कांस्टेंट है तब आपका क्या होगा, तब आपका पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज पी इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर वी, दिस इंप्लाइज पी इज प्रोपोर्शनल टू 1 by v, और ये है आपका बॉयल्स लॉ, और ये क्या है आपका बॉयल्स लॉ। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपको बन सकता है, ग्राफिकल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। इसका कर्व कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे ये है T1, देन दिस इज व्हाट T2, और ये है T3। ठीक है, T3, T2, T1, और ये हो जाएगा T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि भैया T1, T2 और T3 आप हमें बता दीजिए कौन सा है। ठीक है, सिमिलरली ये है आपका बॉयल्स लॉ। सिमिलरली अगर मैं क्या करूं, सिमिलरली अगर हम इस पे थोड़ा सा और चलें, अगर इस थोड़ा को हम देखें, हम ये एज्यूम करें कि P एंड म्यू आर कांस्टेंट। इफ P एंड म्यू आर कांस्टेंट, तब क्या हो जाएगा, अगर P और V कांस्टेंट, तब आपके पास इक्वेशन निकल के आएगी कि V इज प्रोपोर्शनल टू T, V इज प्रोपोर्शनल टू T। और अगर आपके पास ये इक्वेशन निकल के आ गई तो ये है आपका चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। और अगर मैं चार्ल्स लॉ के लिए कर्व प्लॉट करूं तो मेरे को कर्व किस तरह से निकलेगा, कर्व कुछ हमारा इस तरह से आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा P3, P2 एंड P1, और यहाँ पे होगा P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। ठीक है, ये बात होगी। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से हो गया आपका कवर। अब है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इस पूरे काइनेटिक थ्योरी का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, assumptions
ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, अब आप पूछेंगे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैं आपको ये बात बता दूं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा वो। अगर क्वेश्चन उसको देना है वहां पे 4 प्रॉपर्टीज लिख देगा, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो 3 गलत दे देगा, एक सही दे देगा, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तीसरी चौथा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, एक रीजन एक असर्शन दे देगा और चौथा उसके असम्पशन देगा, पूछेगा इसका असर्शन का रीजन बताओ, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है, और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, हाँ इसके ऊपर ही कि अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 4 स्टेटमेंट देगा, पूछेगा कौन सी स्टेटमेंट सही है। समझ गए, इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला एजम्पशन करते हैं, देखिए पहली एजम्पशन क्या है, आप देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ऑल गैसेस जो है वो क्या करती है, कंसिस्ट करती है ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे समझना कि ऑल गैसेस क्या है, वो मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा, मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको नोट्स बनाने होंगे आप बना लीजिएगा, बट मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि इतना लिखने का बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। मैं बहुत शॉर्ट में लिखूंगा ताकि आपको समझ आ सके, आप अपने नोट्स को अकॉर्डिंगली मेरे से मेरी बात सुन सुन के आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा ऑल गैसेज जो होती हैं वो कंसिस्ट करती हैं ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये पहला है वजह, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। अब इसकी बहुत खास बात है, मॉलिक्यूल्स विच आर परफेक्ट स्फीयर्स, ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या है, ये आपके परफेक्ट स्फीयर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, परफेक्ट स्फीयर्स हैं आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझना, ये परफेक्ट स्फीयर्स तो है, अब आपको इसको समझनी पड़ेगी यहाँ पे, इन परफेक्ट स्फीयर की एक बड़ी खास बात है। खास बात क्या इन परफेक्ट स्फीयर की, कि फॉर अ गिवन गैस, for a given gas, these spheres are identical. For a given gas, these spheres are identical in all respects. In all respects. But अब आ जाता है but for different gases they are different. But for different gases they are different. आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी होगी, ठीक है। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी। आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड पॉइंट जो आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सेकंड पॉइंट जो आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आर इन अ स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस मोशन, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किस में है, स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन, कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन में है, किसमें है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन में है। इसका मतलब क्या है, दे मूव, इस बात का मतलब क्या है कि दे मूव इन ऑल डायरेक्शंस विद डिफरेंट स्पीड्स। इस बात का मतलब क्या है, रैंडम मोशन में है, और इस बात का मतलब क्या हुआ कि दे मूव इन ऑल डायरेक्शंस विद डिफरेंट स्पीड्स। इस बात का मतलब क्या है कि दे मूव, रैंडम मूवमेंट का मतलब क्या है कि दे मूव इन ऑल डायरेक्शंस। वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ऑल डायरेक्शन पेपर में पूछेगा, इन सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड, गलत है, दे मूव इन ऑल डायरेक्शंस विद डिफरेंट स्पीड्स, विद डिफरेंट स्पीड्स। आई होप ये बात क्लियर हुई, ठीक है। और इनकी एक बड़ी खास बात है कि दे ओबे न्यूटन्स लॉ, एंड दे ओबे अपनी मूवमेंट में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये 2 पॉइंट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
ठीक है, इसके बाद आपको समझना पड़ेगा तीसरा पॉइंट जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इन साइज ऑफ द मॉलिक्यूल जो है बहुत स्मॉल है इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन देम. साइज इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन देम. समझिए बात को. टिपिकल साइज जो है कितना है, इसी में आपका आता है टिपिकल साइज. टिपिकल साइज जो है वो आपका कितना है, अराउंड 2 एंगस्ट्रॉम्स के आसपास है. एंड टिपिकल डिस्टेंस कितना है उनके बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो है अराउंड 20 एंगस्ट्रॉम्स, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बड़ा उससे. समझ के बात को. इसी वजह से द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी लेस देन वॉल्यूम ऑफ गैस. देखिए अब आप समझ पा रहे हैं ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के assumptions कितनी इंपॉर्टेंट है. इसमें ही कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिल गए. ठीक है, तीसरा आपने ये पढ़ लिया था कि फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शंस जो होती हैं वो जीरो होती है. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन क्या है, नेग्लिजिबल होते हैं या नियरली इक्वल टू जीरो. आर नेग्लिजिबल, ठीक है, आर नेग्लिजिबल. और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिशंस. कोलिशंस के टाइम पे ये लगती हैं, अदरवाइज इसमें नहीं लगती हैं कोलिशंस. ठीक है, और आपको एक बात का और एहसास है, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी इज प्योरली काइनेटिक. एनर्जी इज प्योरली काइनेटिक. समझ के बात को, ये बातें क्लियर हुई. ठीक है, अब आगे चलते हैं, चौथा पॉइंट देख लेते हैं. चौथा तीसरा, जस्ट अ मिनट, वो गलत हो गई. ये है आपका चौथा पॉइंट, ये है आपका चौथा पॉइंट, and this one is your fifth point. See, these points are really important for you. Okay, I'm repeating myself again. The questions will be asked from here. इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज कैरी करता है. ठीक है, इसके बाद आपको ये समझनी है द कोलिशंस की. अगर आप बात करें कोलिशंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, वो क्या होते हैं, प्योरली इलास्टिक होते हैं. प्योरली इलास्टिक होते हैं. और ये कोलिशन ना केवल मॉलिक्यूल्स बट द वॉल्स के बीच में भी होते हैं. ठीक है, अब कोलिशन इलास्टिक है, इस बात का मतलब क्या है कि मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर कंजर्व्ड ड्यूरिंग द कोलिशंस के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, ओके बात. 6 कंसंट्रेशन, ये थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, जस्ट अ मिनट. क्या है, द concentration ओहो, जस्ट अ मिनट, यहां पर लिख लेते हैं कि देयर इज नो concentration of molecules at a point inside the container. ऐसा क्यों है कि बिकॉज मॉलिक्यूल जो है कॉन्टिन्यूस मोशन में है, वो कहीं पे जाके रुकते नहीं, इकट्ठे नहीं हो रहे. अब इस बात का क्या सिग्निफिकेंस है, दिस इम्प्लाइज, इस बात का सिग्निफिकेंस समझिए क्या है. इस बात का सिग्निफिकेंस ये है कि मॉलिक्यूलर डेंसिटी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द गैस. मॉलिक्यूलर डेंसिटी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द गैस. throughout the gas. आपसे पेपर में पूछेगा the molecular density of gas molecules is uniform throughout the gas. ये कैसे पता है आपको, ये आपका assertion है. रीजन इसका होगा कि बिकॉज मॉलिक्यूल्स होते हैं एक जगह पे इकट्ठे नहीं होते. समझ गए बात को. 7वां पॉइंट, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं इन स्ट्रेट लाइंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन. मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं,
move in a straight line between collisions. कोलिशंस के बीच में स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। और आठवां, कोलिशंस जो होते हैं ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस होता है। ठीक है, कोलिशन इज इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस होने का मतलब क्या है कि टाइम ऑफ कोलिशन जो है इज नेग्लिजिबल। आपको ये समझना पड़ेगा कि मतलब जितनी देर वो कांटेक्ट में है वो बहुत नेग्लिजिबल है। ठीक है, ये बात आपके लिए क्लियर होगी। तो आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे, और इनको प्लीज बहुत डिटेल में तो नहीं कहता, बट बहुत अच्छे से इस पे आपकी ग्रैस्प होनी चाहिए, एंड मेक श्योर यू रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप ऐसे स्किप नहीं कर सकते कि आप बोलें कि नहीं हम इसको पढ़ के नहीं जा रहे, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा। द मोमेंट आपको थॉट प्रोसेस ऐसा हो गया कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, आई एम टेलिंग यू दैट इज द मोमेंट योर फेट विल बी सील्ड। कि आपको, अगर आपने ये जब सोच लिया ना कि आपको इस यहाँ से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, दैट इज द मोमेंट में आपका फेट सील हो जाएगा, और वहीं पे आपको एहसास हो जाएगा कि आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। ये मैंने आपको बता दिया। सो नेवर थिंक लाइक दिस कि फिजिक्स में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वहां से क्वेश्चन नहीं आ सकता। फिजिक्स इज फिजिक्स, फिजिक्स तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आपको डिटेल में आपको हर चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी बात पे हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका है वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका प्रेशर। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर exerted by gas। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। देखिए हम ये पहले भी कर चुके हैं। गैस में किस तरह से प्रेशर आता है, प्रेशर तब आएगा जब गैस मॉलिक्यूल जो है वॉल की कंटेनर के साथ जाएंगे, उसके साथ जाके टकराएंगे। जब वो टकराएंगे उस वजह से क्या होगा, वहां पे मोमेंटम का चेंज होगा। ठीक है, अगर क्या होगा, मोमेंटम का चेंज होगा तो यानी कि वहां पे फोर्स एक्ट करेगी। ठीक है, अगर वहां पे फोर्स एक्ट करेगी तो फोर्स कितनी एक्ट करेगी, तो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी इक्वल टू द टोटल मोमेंटम इम्पार्टेड पर सेकंड। इंपल्स आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। देखिए अब समझाता हूँ कि कैसे चीजें काम करती हैं। देखिए लेट अस सपोज कि आपके पास एक कंटेनर है, ये आपका एक कंटेनर आपके पास गिवन है, और इस कंटेनर के अंदर हमने एक रैंडमली एक गैस हमने फिल की हुई है। ठीक है, अब होगा क्या कि किसी मोमेंट पे क्या होगा, इस मोमेंट कोई भी मॉलिक्यूल होगा, वो यहाँ से सपोज कीजिए ये मॉलिक्यूल है, वो उसकी मूवमेंट कुछ इस तरह से कि वो यहाँ गया, इस वॉल से टकराया और यहाँ से वापस आ गया, यहाँ से गया और यहाँ से वापस आ गया। अब हमने लॉज ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था, जब वो वहां गया और वहां से जाके टकरा के वापस आया तो वहां पे कुछ मोमेंटम का चेंज होगा। ठीक है, यानी कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मोमेंटम will be transferred to the wall of container। अब हमें एक बात का और एहसास है, will transfer to the wall of the container। अब होगा क्या, इसकी वजह से क्या होगा कि the wall of the container, अब ऐसे ढेर सारे कोलिजन्स हो रहे होंगे, इसकी वजह से क्या होगा, the walls of container experience a continuous force, experience a continuous force। वर्ड्स इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस फोर्स, नॉन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस फोर्स है। विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, टोटल मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल पर सेकेंड, टोटल मोमेंटम imparted to the wall per second। इसको आप कैसे याद कर सकते हो कि F इज इक्वल टू dp ओवर dt। तो मोमेंटम का चेंज है तो फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, जितना मोमेंटम का चेंज हो रहा है पर सेकेंड। ठीक है, और इसी वजह से द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट एरिया
of the container, per unit area of the walls of the container, per unit area of the walls of a container, वो क्या हो जाता है आपका प्रेशर। इस वजह से आपकी बॉडी पे कंटेनर के ऊपर गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेशर को इम्पार्ट करते हैं, प्रेशर वहां पे लगता है कॉन्टिन्यूस बॉम्बार्डमेंट की वजह से। ठीक है, तो अगर हम इसमें पूरी की पूरी इसको सॉल्व करें, सब कुछ करें, कैलकुलेशंस परफॉर्म करें, तो आपके पास जो प्रेशर का एक्सप्रेशन निकल के आता है वो प्रेशर का जो एक्सप्रेशन आपके पास निकल के आता है वो आता है P इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर, 1/3 mnc स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आपको समझना पड़ेगा ये जो m है ये क्या है आपका मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है। n क्या है आपका, n यहाँ पे है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एंड c क्या है आपका यहाँ पे, c स्क्वायर इज योर नथिंग बट मीन स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड। याद रखिए रूट मीन स्क्वायर स्पीड नहीं है, ये स्क्वायर व्हाट इज कॉल्ड मीन स्क्वायर स्पीड है। मीन स्क्वायर स्पीड होने का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन स्क्वायर स्पीड मतलब, मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब ये है जो स्पीड है पहले मैंने उसका स्क्वायर किया और उसके बाद मैंने उसका मीन ले लिया, समझ गए, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास निकल के आ गया। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी। ठीक है, इस पूरे फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, इस पूरे फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, जहां पे P इज इक्वल टू 1/3 m ओवर v इंटू सी स्क्वायर निकल के आता है, m ओवर v इंटू सी स्क्वायर निकल के आता है। और m ओवर v किसके बराबर होता है, डेंसिटी के बराबर, तो 1/3 रो सी स्क्वायर, ये आपका PYQ है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगर हम इस एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से देखें, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से देखूं, दोनों एक्सप्रेशंस को बहुत ध्यान से देखूं, तब हमें एक चीज का एहसास हो रहा है कि जो प्रेशर एक्सर्टेड है, क्या प्रेशर एक्सर्टेड जो है आपका, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया एंड टाइम इंटरवल, इज इंडिपेंडेंट, कैपिटल में लिख देते हैं आपके लिए, इज इंडिपेंडेंट is independent of area and time interval between collisions, between collisions। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी। ठीक है, तीसरी बात, दूसरी बात सॉरी हमें पता होना चाहिए, जितना प्रेशर आपका कंटेनर का जो है एक पोर्शन पे लग रहा है, उतना ही प्रेशर हर जगह लग रहा होगा, पूरे कंटेनर में लग रहा होगा, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू, याद रखिएगा इसको, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ द प्रेशर exerted on one portion of container is same anywhere else। जितना हर जगह लग रहा है उतना ही एक जगह का पास्कल लॉ के केस है। ठीक है, आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, इसी के बेसिस पे आप निकालते हो रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी E। हम सारी मॉडिफिकेशंस करते हैं तो आपके पास निकल के आता है प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ E, 2/3 टाइम्स ऑफ E, दिस इज ऑल्सो योर PYQ। समझ के बात को, आई होप ये इतनी सी बातें सब आपके लिए क्लियर हुई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके पास, एवरेज काइनेटिक एनर्जी
पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस। अब पूछ रहा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, यानी कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी उसको मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास निकल के आ गया टोटल एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी। ठीक है, अगर आपके लिए इतनी सी बात क्लियर है तो बस आपसे क्वेश्चन भी आपका इसके आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो ये निकल के आएगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। अगर आपको निकालनी है तो उसको निकालने के लिए पहले आपको पर मोल निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मोल। मोल की अगर हम निकालेंगे तो वो निकल के आती है 1/3 mc² इज इक्वल टू 3/2 RT। ध्यान रखिएगा इस इक्वेशन को न्यूमेरिकल्स में यूज होगी, इंपॉर्टेंट है ये। और अगर मुझे अब इसका अगर मुझे पर मॉलिक्यूल निकालना है तो मैं Na से डिवाइड कर दूंगा, और एवरेज निकालनी है मुझे काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से इसको मुझे डिवाइड करना है। सिंपल सा काम इतना ही है। तो अगर मैं वो कर देता हूं तो मेरे पास निकल के आता है 3/2 kBT। आई होप ये बात आपकी क्लियर हुई होगी। मैंने क्या किया, Na से डिवाइड कर दिया। जब मैं Na से डिवाइड करता हूं तो मुझे पता है R/Na kB के बराबर होता है। तो ये है आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें इसका ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट है मास के। पर मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, बट डिपेंड्स ओनली ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये आपका बन गया एक और क्वेश्चन। कैसे, वो पेपर में आपको बोलेगा कि आपके पास दो गैसें हैं। वो आपको बोलेगा पेपर में आपके पास दो गैसेज हैं, एक का मास है मान लीजिए 32, एक का मास है 64, और वो आपको ये बोलेगा एक को रखा है टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस पे और दूसरे को भी रखा है 32 डिग्री सेल्सियस पे। तो दोनों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी की रेशियो कितनी होगी, 1, बिकॉज वो मास पर डिपेंड ही नहीं करती, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर बराबर है, दैट मींस उनकी रेशियो भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी। ठीक है ना, चलिए इसके बाद आपके पास आता है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। क्या है इसके बाद, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो अगर हम इसको देखें तो ये तो हमने ऊपर सॉल्व कर लिया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आपके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और ऊपर हमने एक रिलेशन भी हमें निकाला था 1/3 mc² इज इक्वल टू RT। इस इक्वेशन से हमें पता लग रहा है c² इज प्रोपोर्शनल टू t, दिस इंप्लाइज c इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t। c इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t। ठीक है, इस रिलेशन को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपका एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो जब टेम्परेचर होगा तब क्या होगा, जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा तब आपकी सी की वैल्यू भी जीरो होगी। इस बात का मतलब क्या है कि अगर आपकी सी की यानी कि स्पीड जीरो है, इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे पहुंच रहे हो, एट टी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, C becomes जीरो। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि ऑल मोशंस, या फिर आप बात कर सकते हैं, इस बात का मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो सीज कर जाती है, मॉलिक्यूलर मोशन जो होती है वो रुक जाती है, सीजेज एट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी। ये भी आपका PYQ है।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। बॉयल्स लॉ आपने कर लिया है, चार्ल्स लॉ आपने कर लिया है, सिर्फ हमें बच रहा था गay-lussac लॉ करने के लिए। गay-lussac लॉ क्या है आपके पास? लॉ क्या है? वो आपको ये बताता है कि P इज प्रोपोर्शनल टू T। ये है, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है क्योंकि इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। अब मैं बार बार आपको ये रिपीट कर रहा हूँ, बाकी चीजें ठीक है। एवोगैड्रोस लॉ कर चुके हैं एंड फाइनली एक लॉ हमारे पास और बच रहा है, दैट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्या बच रहा है हमारे पास? एक बच रहा है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपको क्या बोलता है? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपको ये बोलता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, R इज इक्वल टू, अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे R क्या है आपका? रेट ऑफ डिफ्यूजन है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डेंसिटीज। ठीक है, इसके बाद आपके पास बचता है एक डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी। इस पे हम इतना फोकस नहीं कर रहे क्योंकि ये बेसिक चीजें आप केमिस्ट्री में पढ़ के आए हुए हैं। इसका होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn इज इक्वल टू टोटल P। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर सपोज कीजिए, मैं आपको एक बार ब्रीफ में समझा देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर डिफरेंट गैसेस हैं। ठीक है, डिफरेंट गैसेस हैं, तो ये कह रहा है पार्शियल लॉ आपका, डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि जो टोटल प्रेशर जो एक्सर्ट होगा इस कंटेनर पे ड्यू टू डिफरेंट नॉन रिएक्टिव गैसेस की वजह से, वो किसके बराबर होगा? वो इंडिविजुअल प्रेशर जो वो एक्सर्ट कर रहे हैं उसके सम के बराबर होगा। इसको आप बोलते हो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, चलिए इसके बाद अब आप आते हो नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी जहां पे थोड़ी हाई हो जाती है वो है आपका डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स। इसमें आती है आपके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, देन वी हैव RMS स्पीड, एंड फाइनली वी हैव द मीन स्पीड। इनके बीच में रिलेशनशिप्स भी हैं और ग्राफिकल रिलेशन भी है, वो आपके पास पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको स्टडी करने के लिए आपको समझना पड़ेगा, इन चीजों को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ता है? मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना पड़ता है। आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए और बेसिक कर्व की एक बेसिक शेप आपको पता होनी चाहिए, बाकी आपको जानने की जरूरत है कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक्चुअल में होता क्या है। हम क्या करते हैं, एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को प्लॉट करते हैं जिसके बेसिस पे हम समझेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या RMS स्पीड या जो आपकी स्पीड्स होती हैं डिफरेंट में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैंने क्या किया, जो मैंने रिलेशन प्लॉट किया बिटवीन मैक्सवेल्स रिलेशन को प्लॉट किया, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन को प्लॉट किया, जिसमें मैंने स्पीड को रखा इस एक्सिस पे और मैंने P न्यू प्रोबेबिलिटी जो है इसकी इंटू 10⁻⁻³ जो है इसको मैंने रखा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब मैं इसका कर्व प्लॉट करता हूँ, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व प्लॉट करता हूँ, तो मुझे कर्व जो है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, जहाँ पे एक जगह पे इसको पीक देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको पीक देखने को मिल रही है। ये कर्व थोड़ा सा गलत हो गया, जस्ट अ मिनट, कर्व थोड़ा सीधा जाता है। ठीक है, आपको क्या देखने को मिल रही है? आपको इस पॉइंट पे पीक देखने को मिल रही है। ठीक है, हम पहले प्लॉट कर लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ कौन सी चीज क्या होती है। ठीक है, तो ये रही, ये जो पीक देखने को मिल रही है ये है आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलती है एवरेज स्पीड एंड फाइनली आपको देखने को मिल जाती है RMS स्पीड। प्लीज मेक श्योर आप इसमें इस चीजों का ध्यान रखें। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, एक कोई गैस कंटेनर है, लेट्स जैसे आप क्योंकि अब तीनों को समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपके पास सपोज कीजिए कि एक गैस कंटेनर है, आपने एक गैस कंटेनर को चूज किया, उसके अंदर आपने क्या किया, लेट अस सपोज आपने उसके अंदर
5 मॉलिक्यूल्स रखे हैं, उस गैस के 5 मॉलिक्यूल्स एक कंटेनर के अंदर है। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल्स आपके पास आपने वहां रखे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, आपको समझना पड़ेगा। इंडिविजुअली हर मॉलिक्यूल की स्पीड जो है अब डिफरेंट होगी, ठीक है। अब आप क्या होगा कि लेट अस सपोज इसकी स्पीड थी 1 मीटर पर सेकंड, इसकी है 2, इसकी है 2, इसकी भी 2 है और इसकी है 3। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो स्पीड होती है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होती है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास स्पीड कितनी है, कॉमन स्पीड कितनी, 2 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, 2 मीटर पर सेकंड। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने पास रखते हैं उसको आप बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्पीड। और जब कर्व होता है, जब आप क्या करते हो, जब आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को प्लॉट करते हो तो इस तरह से आता है। जो ये पीक है ये आपको ये बता रहा है कि इतने मॉलिक्यूल्स जो है, ये जो स्पीड है ये मैक्सिमम, ये सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास ये वाली स्पीड है, इसको आप बोलते हो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। और जो आपके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आती है उसका रिलेशनशिप जो आपके पास निकल के आता है वो निकल के आता है √2 kbt ओवर स्मॉल एम, ठीक है। आप kbt को r ओवर एन सब्स्टिट्यूट करके 2RT ओवर एम कैपिटल एम इसको निकाल सकते हो। दैट्स अ सेपरेट थिंग। जैसे मैंने क्या किया, मैं आपको बता देता हूँ, KB इज इक्वल टू R ओवर एन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास रिलेशन निकल के आ जाएगा 2RT ओवर कैपिटल एम इज द मॉलिक्यूलर मास, दिस इज योर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। ऐसे हम आगे करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास आती है मीन और एवरेज स्पीड। पहले हम बात करते हैं मीन स्पीड की। अगर मैं मीन स्पीड को एवरेज स्पीड बोलूं तो वो रिलेशनशिप जो आपके पास निकल के आता है, दैट रिलेशनशिप कम्स आउट टू बी 8 kbt ओवर पाई एम स्मॉल एम। और इसी में अगर मैं KB इज इक्वल टू R ओवर एन ए सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास निकल के आ जाएगा 8RT ओवर पाई एम विच इज इक्वल टू C एवरेज, ठीक है। अब आपको समझिए C एवरेज है क्या। C एवरेज क्या है, जैसे मेरे पास 5 मॉलिक्यूल्स है तो मैंने क्या किया, सबकी स्पीड को प्लस किया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से मैंने उसको डिवाइड कर दिया, ये मेरे पास है एवरेज स्पीड। क्लियर होगी बात इतने से। इसके बाद आपके पास आती है RMS स्पीड। RMS स्पीड होती है आपके पास 3 kbt ओवर एम। अगेन KB की वैल्यू अगर मैं क्या पुट करूं, R ओवर एन ए, तो मेरे पास रिलेशन निकल के आएगा 3RT ओवर कैपिटल M इज इक्वल टू C RMS। और RMS स्पीड क्या होती है, देखिए रूट मीन स्क्वायर स्पीड। पहले मैं क्या करूंगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, उल्टा चलते हैं इसमें। पहले हम क्या करते हैं, स्पीड्स का स्क्वायर करेंगे। तो जैसे ये है आपके पास क्या थी 1 2 3 ये थी, पहले मैं स्पीड्स का स्क्वायर करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं इनका मीन लूंगा प्लस 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 ओवर 5 और उसका मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा। तो ये होती है आपके रूट मीन स्क्वायर स्पीड। समझ गए बात को। और आपको ये रिलेशन हमेशा याद रखना है, इनके बीच में आपको रिलेशन याद रखना है कि आपको जो रिलेशनशिप आपको याद रखना है कि C ऑफ मोस्ट प्रोबेबल रेशियो, C ऑफ एवरेज रेशियो, C ऑफ RMS इज इक्वल टू √2 रेशियो √8 ओवर पाई रेशियो ऑफ √3, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। और आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि इसमें अब आपको देखिए, आप ये चीजें तो हो गई, ठीक है, ये सब चीजें तो आपने कर ली यहां से, ठीक है। आप यहाँ पे बेसिस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके पास वो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे देखिए, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे आप बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है और अगर आपकी किस्मत रही तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे ना, देखिए दो तरह का क्वेश्चन बनता है। एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को यूज करते हुए कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करता है, और अगर एज आई प्रीवियसली मेंशन कि अगर आपकी किस्मत सही है दे विल डायरेक्टली आस्क यू कैलकुलेट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन दिस मॉलिक्यूल दैट मॉलिक्यूल, ओके। तो अब इसको समझते हैं आप किस तरह से चीजें काम करती हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले बात है, हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करें, ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी डायनामिकल सिस्टम के लिए, किसी भी डायनामिकल सिस्टम के लिए
कितने कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड हैं जिसकी वजह से मैं उसकी पोजीशन के बारे में आपको बता के पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। अगेन मैं रिपीट करता हूं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स को इसको क्या बोलते हैं, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज required to describe completely the position and configuration of a system. आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि मतलब किसी भी सिस्टम को मुझे डिस्क्राइब करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, उसको हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि लेट अस सपोज कि आपके पास एक पाथ है इस तरह का 1 डायमेंशन में, और आपका एक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है। तो इस मॉलिक्यूल में आपको एक बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये जो मॉलिक्यूल है सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर सकता है, या तो ऐसे मूव करेगा या तो ऐसे मूव करेगा। क्योंकि आप स्ट्रेट पाथ पे मूव करवा रहे हो, तो वो यानी कि वो स्ट्रेट पाथ पे तो आगे जा सकता है या पीछे आ सकता है। वो ना ऊपर जा सकता है, ना नीचे जा सकता है, ना अप जा सकता है, ना डाउन जा सकता है। तो यानी कि इस पूरे पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ी, एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, जो भी आप उसको मानना, एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 1। और वो कौन सा हो जाएगा, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आई होप ये बात क्लियर होगी। ठीक है, सिमिलरली आप एक बात को समझिए, हमने क्या किया, आपने एक प्लेन ले लिया, एक्स वाई प्लेन ले लिया। ठीक है, रैंडमली एक पॉइंट है आपके पास, आपने एक पॉइंट यहां उठाया। अब देखिए, अब ये जो पार्टिकल है ये हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकता है एक्स एक्सिस के क्रॉस, ये वाई एक्सिस के क्रॉस भी मूव कर सकता है, और इकट्ठा दोनों एक्सिस पे मूव कर सकता है। यानी कि इस कोऑर्डिनेट को, इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए आपको 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ी, इसलिए ये हो जाता है, इसकी हो जाती है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं क्या करूं, यही सिस्टम को अगर मैं स्टडी करूं स्पेस में, और मैं क्या करूं, थर्ड कोऑर्डिनेट को भी इंट्रोड्यूस कर दूं, एक्स वाई जेड। तो इस कोऑर्डिनेट को एक्सप्लेन करने के लिए, जो अब की आगे ऊपर नीचे और अप एंड डाउन भी कर सकता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, 3। यानी कि इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी 3। ठीक है, अब यहां पर एक ट्विस्ट है, आपको क्वेश्चन पेपर में आपको ध्यान रखना है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। अगर वो आपको बोलता है कि आपने यहाँ पे सबके सबको एज अ पॉइंट मास डील किया है, पॉइंट मास की तरह डील किया है, एंड रोटेशन हैज बीन नेग्लेक्टेड, एंड रोटेशन हैज बीन नेग्लेक्टेड, तब आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये होगी जो आपने निकाली, जो आपने अभी निकाली। आपने रोटेशन को नेग्लेक्ट किया है, और आपको ये पता है कि जो है आप पॉइंट मासेस को ले रहे हो। ठीक है, बट होता क्या है, सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है कि अगर आपकी बॉडी रिजिड बॉडी है जिसका फाइनाइट मास है, बट फॉर रिजिड बॉडीज विद फाइनाइट मासेस आप रोटेशन को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको रोटेशन को कंसीडर करना ही पड़ेगा। रोटेशन हैज टू बी कंसीडर्ड, रोटेशन को आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। समझ के बात को, इसका मतलब ये हुआ, आप ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि रिजिड बॉडी के लिए जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएगी, उसमें आपको ट्रांसलेशनल मोशन को भी कंसीडर करना पड़ेगा, प्लस रोटेशन को भी कंसीडर करना पड़ेगा रिजिड बॉडी के केस में। ठीक है, और जब ये केस आपके पास देखने को मिलता है, तो आपके पास रिलेशन निकलता है n इज इक्वल टू 3a माइनस आर। यहाँ पे इस रिलेशन के बेसिस पे आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालते हो, और यहाँ पे जो n होता है वो होता है आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, r हो जाता है आपका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस, नंबर ऑफ
इंडिपेंडेंट रिलेशंस, और ए हो जाता है आपका नंबर ऑफ एटम्स स्लैश मॉलिक्यूल, जो भी है। नंबर ऑफ एटम्स लिखना थोड़ा गलत हो जाता है, इसको हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख देते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं काम कैसे करता है। अब देखिए, इसमें आपको पता है आपके पास जो रिलेशन हमने यूज करना है वो हमने यूज करना है n इज इक्वल टू 3a माइनस आर। आई होप ये बात आपने क्लियर होगी। ठीक है, इसमें अब तीन केसेस आपके पास बनेंगे, मोनोटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस या ट्राइटोमिक गैस। ठीक है, पहले हम कंसीडर करते हैं मोनो एटॉमिक गैस। अगर मैं सिंपल मोनोटॉमिक गैस को कंसीडर करूं तो मैं एक बात नोटिस करता हूं, मैं ये बात नोटिस करता हूं, इसके पास सिर्फ एक एटम या एक पार्टिकल है, तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, और इंडिपेंडेंट रिलेशंस, इंडिपेंडेंट रिलेशंस अमंग पार्टिकल्स होता है, लिखा है ऊपर इंडिपेंडेंट रिलेशंस अमंग पार्टिकल्स, अमंग पार्टिकल्स मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में कितने रिलेशन है। तो यहाँ पे सिंगल सिर्फ एक ही पार्टिकल है, तो और कोई पार्टिकल तो है नहीं, तो किसी और पार्टिकल के साथ इसका कोई रिलेशनशिप है नहीं, तो इसका मतलब आर की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे निकल के आएगी 3 × 1 माइनस 0, दैट विल बी इक्वल टू 3। और ये तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल होंगे, रोटेट नहीं करेगा, यानी कि तीनों के तीनों क्या होंगे, ट्रांसलेशनल रोटेशन, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स होंगी सारी की सारी। ये पेपर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ के बात को। यानी कि ये मॉलिक्यूल है, ऊपर नीचे अप डाउन, और सॉरी नॉर्थ, ऊपर नीचे अप डाउन और लेफ्ट राइट मूव कर सकता है, स्पेस में मूव कर सकता है। 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए। वहीं पे अगर मैं सपोज करूं, मैं आपको बोलता हूं मेरे पास है डायटोमिक गैस, मेरे पास क्या है, डायटोमिक गैस। अब हम इसको कंसीडर करते हैं। डायटोमिक गैस होने का मतलब ये है कि मेरे पास एक गैस है जिसमें 2 एटम्स हैं और वो दोनों आपस में ज्वाइंट है, वो दोनों आपस में ज्वाइंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास ए की वैल्यू है 2 और इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन 2 पार्टिकल्स कितने हैं, इंडिपेंडेंट रिलेशन 2 पार्टिकल्स के बीच में एक रिलेशन है, वो ये रिलेशन है जिसकी वजह से वो ज्वाइंट है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इसका मतलब आपके पास जो एन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एन की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3 × 2 - 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस बात का मतलब ये हुआ कि आपके पास आपके पास क्या है, 3 आपके पास ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और 2 आपके पास रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। इसका मतलब आपके पास क्या है, 3 ट्रांसलेशनल है प्लस 2 रोटेशनल है। ट्रांसलेशनल हो जाती है अबाउट डिग्री सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकता है। एंड रोटेशनल फ्रीडम कैसे है कि ये जो आप इसके समझ लीजिए कि आपके पास एक रॉड है, दो तरफ बॉल्स लगा रखे हैं, एक बार आप उसको हॉरिजॉन्टली घुमा सकते हो और एक बार उसको वर्टिकली घुमा सकते हो। समझ के बाद कैसे, लेट अस सपोज कि आपके पास यही सिस्टम है, इस सिस्टम को मैं कैसे घुमा सकता हूँ, एक बार मैं उसको घुमा सकता हूँ कुछ इस तरह से, यहां से कुछ इस तरह से घुमा सकता हूं उसको मैं, इस तरह से। आई होप ये बात क्लियर होगी। और एक बार मैं उसको, अगर मैं इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये मान के चलता हूं, ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। और एक बार इसी सिस्टम को मैं वर्टिकली घुमा सकता हूं, वर्टिकली घुमाने का मतलब उसको मैं ऐसे घुमा सकता हूं। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक बार वर्टिकली घुमा सकता हूं, एक बार हॉरिजॉन्टली घुमा सकता हूं, तो 2 रोटेशन उसके पास होंगी। सिमिलरली अगर मैं बोलूं मेरे पास है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, मेरे पास है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब जो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है आपके पास, वो 2 तरह से आपके पास हो सकता है। एक बार हो सकता है कि सबके सब सेम लाइन पे हो, और एक हो सकता है जिसमें आपके पास वो ट्रायंगुलर फॉर्म में हो। इसके अलावा आपके पास कोई केस इससे तो बनते ही नहीं है। अगर वो लीनियर मॉलिक्यूल है, अगर वो लीनियर मॉलिक्यूल, तो हमें ये पता है कि आपके पास ए की वैल्यू कितनी है, 3। आपके पास आर की वैल्यू कितनी है, दो इंडिपेंडेंट रिलेशन है, एक ये रहा एक ये रहा। तो इसका मतलब ये हो गया आपके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी 3 × 3 - 2 7। यानी कि अब देखिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको देखने को मिल गई। ठीक है, उसी तरह से
अगर आपका मॉलिक्यूल इस तरह से है तो आपको यहाँ पे अगेन ए की वैल्यू कितनी है 3, इंडिपेंडेंट रिलेशंस कितने हैं 1 2 एंड 3, तो आपके पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी 3 इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 एंड इज इक्वल टू एन। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी, ये है आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें निकालने अब आ रही होंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ परेशानी होगी तो प्लीज मेक श्योर आप उसको मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी तो क्या बोलता है, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आपको ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी एक डायनामिकल थर्मल इक्विलिब्रियम में एक सिस्टम है जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो टोटल एनर्जी जो होगी ना किसी सिस्टम की वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी अमंगस्ट ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ केबीटी। अब इस बात को समझते हैं क्या बोलना चाहता है, पहले हमें डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखिए कि फॉर एनी डायनेमिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, in thermal equilibrium, total energy is distributed equally amongst all degrees of freedom, amongst all degrees of freedom, distributed equally amongst all degrees of freedom, ठीक है, and the energy associated with each molecule per degree of freedom is equal to half kBT। अब देखिए इस बात को समझते हैं क्या बोलना चाहता है। ये आपको ये बोल रहा है कि सपोज कीजिए कि आपके पास क्लास में 50 बच्चे हैं और आपके पास 100 टॉफी है, आपके पास 50 बच्चे हैं और आपके पास 100 टॉफी है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 टॉफी को आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी बिटवीन 50 बच्चों के बीच में 100 टॉफी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी और हर बच्चे को मिनिमम 2 टॉफी मिलेंगी। तो ये है आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो ये इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि जो टोटल एनर्जी होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी बिटवीन हर मॉलिक्यूल अमंगस्ट ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में ईच जो होगा उसके पास क्या होगा, इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को मिनिमम हाफ केबीटी एनर्जी मिलेगी। कितनी एनर्जी मिलेगी, हाफ केबीटी एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब आपको समझिए, अब आपके पास सपोज कीजिए, अब इसको समझिए, इसके एप्लीकेशन पार्ट समझते हैं किस तरह से काम करता है, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक सिंगल मॉलिक्यूल है, आपके पास एक सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल की जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी, सिंगल मॉलिक्यूल की जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी वो 3 थी, उसके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जी थी और वो थी आपके पास हाफ mvx² प्लस हाफ mvy² प्लस हाफ mvz का स्क्वायर, ठीक है। अब ये लॉ आपको ये कहता है अगर गैस थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर ये गैस थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन एवरेज एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन कितनी होगी, एवरेज एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन हो जाएगी आपकी कितनी, हाफ mvx² प्लस हाफ mvy का स्क्वायर प्लस हाफ mvz का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 3/2 mv का सॉरी 3/2 kBT, 3/2 kBT। आप समझ पा रहे हो क्यों आया, क्योंकि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को हाफ mv² को हाफ kBT एनर्जी मिलनी थी। क्यों, बिकॉज हाफ, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसको हाफ kBT मिलनी थी, तो हर को अगर, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हाफ mvy² को भी कितनी मिलनी है, हाफ kBT, हाफ
एम वी जेड स्क्वायर को कितना मिलना है, हाफ के बी टी। तो यानी कि सब का सम करूं तो वो कितना निकल जाएगा, 3/2 के बी टी। तो यही रिजल्ट मैं कैसे निकाल सकता था, एक ही पता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मुझे पता है, उससे मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं, उससे मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं चाहता हूं, अब समझिए, अगर मैं चाहता हूं डायटोमिक गैस पे, अगर अब मैं जा रहा हूं डायटोमिक गैस पे, मुझे पता है डायटोमिक गैस में 3 ट्रांसलेशन होती है, 2 रोटेशन होती है, 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशन होती है। तो मुझे पता है जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी वो ई टी प्लस ई आर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये बात क्लियर हुई। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास जो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो कितनी होगी, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। ये तो हो गया ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, हाफ आई वन ओमेगा वन स्क्वायर प्लस हाफ आई टू ओमेगा टू का स्क्वायर। और ये सारी वैल्यूज किसके बराबर हो जाएगी, हर किसी को क्या मिलेगी, हाफ के बी मिलेगी, हर किसी को क्या मिलेगी, हाफ के बी मिलेगी। तो अगर मैं इसको करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 के बी। ठीक है, आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हो गई। और अगर आप ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में जाते हो तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, वहां पे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल या आप किसी उसमें जाते हैं वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल में, जीरोटेटर में जाते हो, डायटोमिक मॉलिक्यूल, पॉलीटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, आपको ये समझनी पड़ेगी। अगर आप सपोज करो कि आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल ही गिवन है, बट उसमें अगर आप वाइब्रेशंस को कंसीडर, देखिए अब ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको यहाँ पे ये बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके पास कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसमें आप वाइब्रेशंस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तब तो आपके पास एनर्जीज होंगी ये। आई होप ये बात क्लियर होगी। बट द मोमेंट आपने कोई ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया, जिस कार्बन मोनोऑक्साइड ले ली, तो उसमें क्या होता है कि मॉडरेट टेम्परेचर्स पे भी वाइब्रेशंस होती है, तो आपको वाइब्रेशन को कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, तो उस केस में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि इफ मॉलिक्यूल्स लाइक, इफ मॉलिक्यूल हैव वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इस वाइब्रेशनल एनर्जी को मैं लिख सकता हूं एज हाफ एम इंटू डी वाई ओवर डी टी होल स्क्वायर प्लस हाफ के वाई स्क्वायर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो उस केस में जो टोटल एनर्जी आपके पास निकल के आती है वो निकल के आती है ई टी प्लस ई वी प्लस ई आर। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सेपरेट केस था, मैंने आपको ये बता दिया। क्लियर होगी बात, इस बात आपको। अब इस बात में एक चीज का ध्यान रखिए, अब आप बहुत ध्यान से ना इस चीज को ध्यान से देखिए कि जब आपने यहाँ पे ट्रांसलेशनल की बात की थी, जब आपने ट्रांसलेशनल की बात की थी, जब आपने रोटेशन की बात की थी, और जब आप यहाँ पे वाइब्रेशन की बात कर रहे हो, जस्ट इन केस अब हम बात कर रहे हैं डायटोमिक गैस के बारे में बात करें, जब आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे, तो जितने भी ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, जितने भी ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, उनके पास, सबके पास सिर्फ एक क्वाड्रेटिक टर्म है। ठीक है, रोटेशन के पास भी एक एक क्वाड्रेटिक टर्म है। आप इनको सेपरेट एंटिटी की तरह मानिए। ठीक है, कि x के क्रॉस वी एक्स स्क्वायर है, y के क्रॉस वी वाई स्क्वायर है। मगर जब आप वाइब्रेशन पे आते हो तो आप नोटिस कर रहे हो वहां पे एक टर्म क्वाड्रेटिक नहीं है, वहां पे आपको 2 स्क्वायर टर्म्स देखने को मिल रही है, एक ये देखने को मिल रही है और एक ये देखने को मिल रही है। ठीक है, अब आपको यहां समझना पड़ेगा, इसमें से एक टर्म जो है वो का, इसमें से जो एक टर्म है, ये वाली टर्म, ये काइनेटिक एनर्जी की है, और ये टर्म आपकी वाइब्रेशन की है, सॉरी पोटेंशियल की है। ये टर्म आपकी पोटेंशियल की है। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इस पे क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान से सीखिए। ये टर्म किसकी है, पोटेंशियल की है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि जितने भी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्रांसलेशनल है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, ईच कंट्रीब्यूट्स हाफ केवीटी, बट वाइब्रेशन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है
क्योंकि उसके पास दो टर्म्स पहले से इन्वॉल्व है, तो वो इन्वॉल्व कर रही है इज इक्वल टू KBT। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज हर किसी को पेपर में नहीं आती होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास एक डायटोमिक गैस है जिसमें आप वाइब्रेशन को कंसीडर नहीं कर रहे, तो आपके पास जो बनेगा सिस्टम बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। बट द मोमेंट आपने वाइब्रेशन को कंसीडर कर लिया, तब आपको वाइब्रेशन की एनर्जी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, और जब वाइब्रेशन की एनर्जी को इंक्लूड करते हो तो उस वाइब्रेशन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स टोटल एनर्जी के पास, वो होता है KBT। ट्रांसलेशन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, रोटेशन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, हाफ KBT होता है। ईच कॉन्ट्रीब्यूट्स हाफ KBT। आई होप ये बात क्लियर होगी, ठीक है। इसके बाद है आपके पास स्पेसिफिक हीट्स। क्या है इसके बाद आपके पास स्पेसिफिक हीट्स। अब देखिए स्पेसिफिक हीट्स की बात करें, वही है आपके पास CP एंड CV। इसको आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, डिटेल्स में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें CP एंड CV की वैल्यू फॉर मोनोटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आपको पता होनी चाहिए, और गामा की वैल्यूज भी आपको पता होनी चाहिए सबके लिए, ठीक है। तो ये हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर आपके पास, हम एक क्या करते हैं, हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। उस टेबल में ही हम CP CV की सबकी वैल्यूज को इकट्ठा ही मैच करके लिख देंगे, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं पहले मोनोटॉमिक, इसके लिए यहाँ पे CV, इसके लिए यहाँ CV, और यहाँ पे गामा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जो आपका मोनोटॉमिक है, मोनोटॉमिक है, इस केस में जो आपके पास CV, एक मिनट, CV थोड़ा ऐसे लिखेंगे, ऐसे करना आसान रहता है। तो जो आपका CV होता है, CV की वैल्यू होती है 3/2R, CP की वैल्यू होती है 5/2R, और गामा जो आपके पास देखने को मिलता है वो होता है 5/3। अगर आप जाओगे आप डायटोमिक में, अगर आप जाओ डायटोमिक में, तो जो आपके पास CV की वैल्यू आती है वो होती है 5/2 ऑफ R, CP की वैल्यू हो जाती है आपका 7/2 ऑफ R, एंड आपका जो गामा आता है उसकी वैल्यू होती है 7/5। आई होप ये बात आपके पास क्लियर होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं और क्लियर कर दूं, जिससे आपका जो प्रीवियस टॉपिक है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप मोनोटॉमिक को कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, उसके पास आपको पता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, उसके पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है वो कितनी होती है, 3। इसका मतलब ये हुआ उसके पास जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, 3/2RT। क्लियर होगी बात। डायटोमिक के केस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 5, तो उस केस में टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 5/2RT। देखिए होता क्या है, 3/2 KBT, बट उसको जब मैं नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास NKB जो है R में कन्वर्ट हो जाता है, 3/2RT आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 5/2RT। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है ये कब है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कब है, जब आपके पास सिर्फ वाइब्रेशन, सॉरी, ट्रांसलेशनल है और साथ में रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। बट द मोमेंट आपको इसमें वाइब्रेशन आ जाएगा तो आपको इसमें 2 और ऐड करने पड़ेंगे, तब आपको यहाँ पे KBT को आपको उसमें और ऐड करना पड़ेगा। यानी कि ये है आपके लिए कब, जब आप सिर्फ और सिर्फ आप कंसीडर कर रहे हो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन को। बट द मोमेंट आप इसमें वाइब्रेशन आ जाते हो तो आपके पास जो इसकी वैल्यू हो जाती है वो होती है 7/2RT, ये हो जाती है जब ट्रांसलेशनल रोटेशनल प्लस वाइब्रेशन हो जाता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ये आपके पेपर के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डायटोमिक के लिए है, ठीक है। इसके बाद आपके पास जाता है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हम बात करते हैं ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की, अगर मैं बात करूं ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की, तो मेरे पास जो CV की वैल्यू जाती है, CV की वैल्यू होती है 7/2 टाइम्स ऑफ R, ठीक है, और CP की वैल्यू हो जाती है 9/2 ऑफ R। ये है कब, ये दोनों केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं अगर आपका लीनियर है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर आपका लीनियर है, तो इसमें आपको जो गामा देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 9/7। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी, ठीक है। और इस केस में जो आपको पता ही आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो थी, जो आपका निकल के आती है वो निकल के आती है 7, और यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आती है वो निकल के आती है 7/2RT, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में ही, अगर आपका नॉन लीनियर है,
नॉन लीनियर होता है तो आपके पास जो CV की वैल्यू निकल के आती है वो होता है आपका 3R, CP की वैल्यू निकल के आती है वो होती है 4R, और आपके पास गामा की वैल्यू निकल के आती है 4/3, और इसमें जो आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है कितनी होती है 6। तो U की वैल्यू निकल के आती है आपके पास 3RT। आई होप ये बातें आप समझ लेंगे, बहुत इजी होते हैं रिलेशंस निकालना। आपको सिर्फ CV की वैल्यू को याद रखिए, और CP निकालना होगा तो CV माइनस आर, CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, वहां से निकाल लेंगे। गामा इज इक्वल टू CP बाई CP होता है, वहां से उस वैल्यूज को कैलकुलेट करके आंसर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपको बोलो कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉली एटॉमिक है, 3 से ज्यादा है उसके पास, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। उस केस में जो U की वैल्यू है, एनर्जी की वैल्यू होती है, वो 3 + FRT होती है। ठीक है, 3 + FRT होती है। यानी कि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे जो F है, जो स्मॉल f है, यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं है, बट नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स है, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स है। क्योंकि अगर पेपर में जैसे बोलता है पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल है और उसमें वाइब्रेशनल मोड्स नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा 3RT। ठीक है, और इस केस में जो CV होता है, CV होता है आपका 3 + F ऑफ R, और आपका जो CP होता है वो होता है आपका 4 + F ऑफ R, एंड गामा हो जाता है आपका 4 + F ओवर 3 + F। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी, यहाँ पे सपोज कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, एंड फाइनली आपके पास एक चीज और आती है जिसमें आप गामा को रिलेट कर देते हो विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो गामा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो हो जाती है वो निकल के आती है, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/n। आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी यहाँ पे। ठीक है, n है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, गामा है आपका ऑब्वियसली CP ओवर CV। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फाइनल टॉपिक है स्टेप टॉपिक का, वो है मीन फ्री पाथ, कॉन्सेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ, कॉन्सेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ। अब देखिए, आपको यहाँ पे एक बात का पता है, हम जब मीन फ्री पाथ हम पढ़ के आए थे तो हमें एक बात पता थी, हमें जब पोस्टुलेट्स पढ़े थे तब हमने एक बात नोटिस की थी कि जो पाथ होता है ऑफ जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है वो अलोंग स्ट्रेट लाइन होती है। मॉलिक्यूल की मूवमेंट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, बट जैसे कोलिशन होगा उसकी मूवमेंट चेंज हो जाएगी। तो ये जो दो कोलिशंस के बीच में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको आप बोलते हो मीन फ्री पाथ। समझ गए बात को? ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड is nothing but the average, is nothing but the average distance traveled between two successive collisions। ठीक है, इसकी डेरिवेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें जो मीन फ्री पाथ है उसको मैं डिनोट करता हूँ लैम्डा से, और जो लैम्डा की वैल्यू आपको निकल के आती है वो निकल के आती है, देखिए बहुत शॉर्ट में भी याद रखना है और वैसे भी याद रखना है। ठीक है, वो हो जाती है C एवरेज इंटू टाइम टेकन ओवर n। n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, C है आपकी एवरेज स्पीड, एंड T है टाइम टेकन। ठीक है, और मीन फ्री पाथ जो है इसको आप रिजॉल्व करके और भी फॉर्मूला निकाल सकते हो कि लैम्डा की वैल्यू आप निकाल सकते हो एज n1 ओवर n बाई डी स्क्वायर, n बाई डी स्क्वायर। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपका तब काम करता है जब आपका मॉलिक्यूल्स क्या है, रेस्ट पे है, मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट। हम एज्यूम करते हैं मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट, सॉरी नॉट मॉलिक्यूल्स बट अदर मॉलिक्यूल्स। क्या, व्हेन अदर मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट, मतलब एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है बाकी रेस्ट पे है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो डी है आपका डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, बट द मोमेंट आप बोल दो कि सारे ही मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, जो हमेशा केस रहता है, तो उसका डायरेक्ट आंसर आपको निकल के आता है 1/√2 n पाई डी स्क्वायर। ये आपका PYQ है।
√2n/d²। ठीक है, और आप इसमें क्या कर सकते हो, इसको रिलेशन को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो, जहां पे आप लेमडा की वैल्यू टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इस तरह से निकाल सकते हो, √2πd²। पी है प्रेशर, टी है टेम्परेचर। ठीक है, तो अब इसका कोई वे आउट नहीं है, आपको ये फॉर्मूला तो याद करने ही पड़ेगा। ठीक है, अब आप ये नहीं बोल सकते इसका कोई शॉर्टकट हो नहीं हो, ये फॉर्मूला तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके साथ जो है आपका अब ये चैप्टर वाइंड अप हो गया है। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी आर गोना स्टार्ट विद द फाइनल चैप्टर ऑफ योर क्लास 11th, दैट इज योर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। एंड लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, एसएचएम एंड वेव्स इज द मोस्ट इजी चैप्टर एंड वन ऑफ द माय फेवरेट चैप्टर्स। ठीक है, एसएचएम एंड वेव्स मुझे इतना पसंद है कि लाइक उसके क्वेश्चन मैं कभी भी कर सकता हूँ। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और लोगों को एसएचएम एंड वेव्स बहुत टफ लगता है बिकॉज उन्होंने ढंग से वो पढ़ा नहीं होता। सो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको वो बहुत अच्छे से पढ़ाऊं, बट इन द मीन टाइम मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें। कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे एंड आई हैव ऑलरेडी मेंशन ये चैप्टर जो वो है जहां पे आपको मुफ्त के नंबर मिलते हैं। सो प्लीज मेक श्योर इस चैप्टर के क्वेश्चंस आप गलत ना करें। तो जितना पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ें एंड मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छे से इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आज के लिए फिर इतना काफी है, बाकी हम आपसे कल मिलते हैं एंड थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।